गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी फ्री ऑल में। और आज हम लोग प्रोमिसरी नोट पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी देख लेंगे अगर टाइम मिला तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? जैसे हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा था बिल ऑफ एक्सचेंज, तो उसी का दूसरा रूप होता है एक प्रोमिसरी नोट। अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये भी याद रखना, ये सेक्शन आ सकता है, ये सेक्शन पूछते हैं। तो प्रोमिसरी नोट जो है वो डिफाइंड है एज एन इंस्ट्रूमेंट, जो कि कैसे होगा, राइटिंग में होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक आप इंपॉर्टेंट चीज देख रहे होगे, नॉट बीइंग नोट और अ करेंसी नोट। देखिए, आप अगर कभी नोट चेक करेंगे तो वहां पे लिखा रहता है कि आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो प्रॉमिस करता है पेमेंट का, है ना, कि आई प्रॉमिस टू पे इतना रुपीज टू द बियरर ऑफ दिस नोट। इसीलिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि जो बैंक होता है, बैंक नोट होता है, वो एक प्रोमिसरी नोट नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार, याद रखना आप, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ नाउ। तो उसमें प्रोमिसरी नोट में होगा क्या क्या ये समझ लेते हैं। तो वही है, वही सारी चीजें, अनकंडीशनल, उसमें वो होनी चाहिए, कंडीशन नहीं होनी चाहिए, साइंड होना चाहिए बाय द मेकर। तो डायरेक्ट अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से उसके फीचर्स हैं। तो इट मस्ट बी इन राइटिंग, सबसे पहली बात। दूसरा है कि इट मस्ट कंटेन अनकंडीशनल प्रॉमिस, जैसे उसमें था अनकंडीशनल ऑर्डर। इसमें तीसरी चीज है द सम पेएबल मस्ट बी सर्टेन, ठीक है, जो पैसे देने हैं वो सर्टेन होने चाहिए। एंड इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, जो मेकर है वो उसके साइन होने चाहिए। अभी मैं दोनों पार्टियां आपको बताऊंगा कि कौन मेक करेगा इसको। द मेकर मस्ट बी साइन, ओके, एंड इट मस्ट बी पेएबल एट अ सर्टेन पर्सन, ठीक है, तो किसी सर्टेन पर्सन को ये देना जरूरी है। एंड इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड, तो इसमें भी आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। प्रोमिसरी नोट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट चीज आ गई। देखिए, प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेकर होता है वो डेटर होता है। देखिए, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या पढ़ा था कि जो मेकर ऑफ द बिल होता है वो कौन होता है? क्रेडिटर। यहाँ पे कौन, यानी कि जिसने माल खरीदा वही ये लिख के देगा कि भाई मैं आपके पैसे दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके पैसे दूंगा। इसीलिए यहाँ पे एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा इनको ध्यान रखना। देखिए, एक ये प्रोमिसरी नोट का एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो, स्पेसिमेन है कि कोई अशोक कुमार है, ठीक है ना, उन्होंने बोला है कि मैं 3 मंथ आफ्टर द ड्यू डेट आई प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस करता हूं कि पैसे दूंगा किसे? टू हरीश चंद्र को। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हरीश चंद्र को मैं पैसे दूंगा। कितने रुपए दूंगा? ये 30,000 रुपीज दूंगा, सम ऑफ रुपीज 30,000 वैल्यू रिसीव्ड। तो ये स्टैंप हो गया, यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे अशोक कुमार जी और यहाँ पे हरीश चंद्र जी का एड्रेस आ गया। यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, दिस इज ओनली अ प्रोमिसरी नोट, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं कि पार्टीज कौन कौन सी है, जो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए, मेकर एंड ड्रॉअर तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि जिसने माल खरीदा यानी कि डेटर, वही यहाँ पे मेकर होगा और ड्रॉअर होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर ड्रॉई की या पेई की। तो ड्रॉई का मतलब हो गया जिसको पैसे मिलने हैं। तो इन हुज फेवर द प्रोमिसरी नोट इज ड्रॉन, इट इज कॉल्ड द प्रोमिसी। तो प्रोमिसी और जो पेई है और जो ड्रॉई है वो कौन है? जिसको पैसे मिलने हैं, ठीक है ना। यानी कि ड्रॉअर में हो गया, सपोज कि मैंने बोला आई अमर लक्ष्यकार प्रॉमिस टू पे रुपीज समथिंग टू अनदर पर्सन। तो इस केस में हमने अगर पेमेंट करना है, यानी कि हमने पेमेंट करना है, तो यहाँ पे मेकर या ड्रॉअर पेमेंट करेगा और ड्रॉई या पेई को पेमेंट मिलेगा। देखिए, पेई को तो पहले भी बिल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, पैसे मिलते हैं। तो प्लीज इसको बड़ा कंफर्म करके चलना, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। मेकर पैसे देगा और ड्रॉई को पैसे मिलेंगे इस केस में। चलिए हम लोग नेक्स्ट सीधा डिस्टिंक्शन देखते हैं, यानी कि जो डिफरेंस है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को दिमाग में बैठाते चलना है बस, और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो ड्रॉअर है, यानी कि इट इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर, मैंने आपको पहले ही बताया था। और यहाँ पे प्रोमिसरी नोट जो है वो कौन बनाता है? डेटर बनाता है। सेकंड चीज देखते हैं, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो ऑर्डर होता है, उसमें अनकंडीशनल एक ऑर्डर होता है उसमें, ठीक है। इट कंटेन्स ऑर्डर एंड इट कंटेन्स प्रॉमिस। यहाँ पे जो होता है वो
प्रॉमिस होता है, वो प्रॉमिस करता है कि मैं इतने रुपए आपको दूंगा। आगे चलते हैं, एक्सेप्टेंस की हम लोग बात कर रहे थे। तो एक्सेप्टेंस बिल ऑफ एक्सचेंज में तो देखिए कंपलसरी है, बट इसमें कंपलसरी नहीं है, प्रोमिसरी नोट में। आगे चलते हैं, जो पेई होता है, यानी कि ड्रॉअर और पेई कैन बी द सेम पार्टी, किसमें? बिल ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है। लेकिन जो ड्रॉअर जो अपना प्रोमिसरी नोट है, इसमें जो ड्रॉअर होता है वो पेई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ड्रॉअर को तो पैसे देने हैं और पेई को पैसे मिलने हैं, इसलिए वो सेम नहीं हो सकते हैं कभी भी। इसके बाद हम लोग ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए यहाँ पे कि नोटिस देना जरूरी है। तो अगर आपका बिल डिसऑनर होता है, अब डिसऑनर क्या होता है तो मैं अभी जस्ट 1 मिनट बाद आपको समझाऊंगा पूरा इसके बारे में, डिसऑनर क्या होता है। अभी सिर्फ इतना समझ लिए, डिसऑनर का मतलब होता है कि आपने जिस पे बिल लिखा था उसने आपको पैसे नहीं दिए, तो वो डिसऑनर अगर होता है बिल, तो इस केस में जो हमारी पार्टी है दूसरी जिसको पैसे देने हैं, उसको हम लोग एक नोटिस देंगे कि भाई देख, मैं आपको एक लीगल नोटिस दूंगा कि आपको वो पैसे मुझे लौटाने हैं, अगर आप नहीं देते हैं तो फिर उसके बाद वो कार्रवाई की जाएगी आगे। बट अगर हम लोग प्रोमिसरी नोट की बात करते हैं तो इसमें कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना, डिसऑनर के केस में। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझ में आ गए। एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है तो ये आप पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो एग्जाम में आए। आगे हम लोग चलते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं अपनी नॉलेज को, जो अभी हमने पढ़ा है। द पर्सन टू हुम द अमाउंट मेंशन्ड इन द प्रोमिसरी नोट इज पेएबल इज नोन एज, द पर्सन टू हुम द अमाउंट मेंशन्ड, तो वो कौन होगा? वो होगा पेई। भाई जिसे पेएबल है, जिसे पैसे मिलने हैं, वो कौन हो जाएगा? पेई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू अनदर पर्सन बाय साइनिंग ऑन इट इज नोन एज, इसको हम लोग इंडोर्समेंट बोलते हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा इंडोर्समेंट क्या होता है। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को तो वो इंडोर्समेंट कहलाता है, उसको साइन करके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ प्रोमिसरी नोट द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस टू पे इज कॉल्ड एज, तो इसका आंसर होगा प्रोमिसर एंड मेकर या ड्रॉअर, इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट है, पर्सन हु एंडोर्स द प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ अनदर इज नोन एज, तो इसका आंसर होगा एंडोर्सर, ठीक है ना। तो एक एंडोर्सर होता है, एक एंडोर्सी होता है, ये मैं आपको अभी बता दूंगा। चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए अब कंडीशन देखते हैं हम लोग कि अभी हुआ क्या कि बिल लिखा हम लोगों ने, या प्रोमिसरी नोट लिख लिया और सब हो गया। इसके बाद होगा क्या कि कई 2-3 कंडीशन हो जाती हैं कि आप या तो वो बिल अपने पास रख लेंगे मैच्योरिटी डेट तक, यानी कि बिल में लिखा है 1 महीने बाद पैसे देंगे, 1 महीने बाद मैं आपके यहाँ आया, आपने पैसे दिए, बात खत्म, तो उसको तो हम लोग बोलेंगे मैच्योरिटी ऑफ बिल। और दूसरा काम हम लोग ये कर सकते हैं कि सपोज हमें अभी पैसों की ज़रूरत है, तो हम उन पैसों को, अब उस बिल का क्या करें कि हमें पैसे मिले, तो हम फिर बैंक के पास पहुंच जाते हैं, बैंक से कहते हैं कि भाई ये 10,000 रुपये मुझे फलाने व्यक्ति से लेने हैं, आप एक काम करो, ये बिल आप रख लो और मुझे कुछ पैसे आप दे दो, डिस्काउंट काट लो अपना, जो भी आपको दिक्कत है अगर तो डिस्काउंट काट लो और आप पैसे ले लेना। तो उसको बोलते हैं हम लोग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। आई थिंक इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके बाद एंडोर्समेंट भी होता है एक, देखिए जैसा मैंने आपको बताया था। देखिए मैं एंडोर्समेंट अभी बाद में बताऊंगा, ये 2 चीज़ें आप पहले समझ लीजिए। तो मैच्योरिटी ऑफ बिल्स जो होता है, देखिए मैच्योरिटी तो आ गई, लेकिन उसके बाद 3 दिन हम लोग ग्रेस के जोड़ते हैं। बिल्स अगर आपने पहले भी पढ़े होंगे तो आपने कभी पढ़ा होगा कि डेज ऑफ ग्रेस होता है एक। तो ये क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बिल लिखा गया 5 मार्च को, ठीक है ना, और पेबल है आफ्टर 30 डेज। तो 5 मार्च के बाद वो 30 दिन तक उसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो क्या हो जाएगी, वो देख लेते हैं। तो वो हो जाएगी 5 मार्च से, अगर हम लोग 5 अप्रैल देख लेते हैं तो हो जाते हैं 31 दिन, और 1 दिन पहले आ जाते हैं तो हो जाएंगे 30 दिन, यानी कि 4 अप्रैल को ये ड्यू हो जाना चाहिए था। बट हम लोग क्या करेंगे, 3 दिन ग्रेस के जोड़ेंगे इसमें। तो 4 अप्रैल के बाद 5, 6 और 7, तो इसमें जो तीसरा दिन होगा, ठीक है ना,
7 अप्रैल वो क्या हो जाएगी इसकी ड्यू डेट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कैसे देखना है आपको, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं फिर आप समझ जाओगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि देखिए 33 दिन का कोई अगर इस केस में 33 दिन होते तो कैसे लेते हैं हम लोग। देखिए तो 33 दिन 5 अप्रैल है, 5 अप्रैल से 5 मार्च से 5 अप्रैल आपके 31 दिन हो गए। 31 के बाद 32 और 33, ठीक है ना, यानी कि 5 के बाद 6 और 7 33 डेज तो टोटल होगा, ये इसके लिए है। दैट इज 33 डेज का मतलब कि जो 30 दिन आपने ड्यू डेट के थे, ठीक है ना, तो उसमें 3 दिन और जोड़े तो 33 दिन हो गए इस वाले केस में। दूसरा केस हम लोग समझते हैं कि जैसे 5 मार्च और यहाँ पे लिखा है वर पेबल आफ्टर 1 मंथ, ठीक है, तो 1 महीने बाद की अगर ड्यू डेट है तो इसको कैसे लेंगे। तो 1 महीना कैसे होगा, 5 अप्रैल से 5 मार्च से 5 अप्रैल हम लोग 1 महीना हो गया और 3 दिन हम लोग ग्रेस के जोड़ देंगे, तो वो कैसे होंगे 5 के बाद 6 7 8 अप्रैल यहाँ पे ड्यू डेट दिख रही है, तो ये आपकी ड्यू डेट हो जाएगी। तो इसमें आई डोंट थिंक ऐसी कोई दिक्कत, अगर है तो आप पूछिए कमेंट में। 1 मंथ एंड 3 डेज ऐसे ऐसे करके, बस इसमें जो इम्पोर्टेंट है अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जो ड्यू डेट है वो आपका गवर्नमेंट का कोई हॉलीडे पड़ता है, ठीक है ना, कोई गवर्नमेंट का कोई हॉलीडे अगर पड़ता है, देखिए यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे अगर पड़ता है तो जो इसका ड्यू डेट होगा वो नेक्स्ट डे हो जाएगा, जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे हो जाएगा वो उसका ड्यू डेट हो जाएगा। और अगर कोई इमरजेंट हॉलीडे होता है, ठीक है ना, अगर अगर पब्लिक हॉलीडे होता है यानी कि पहले से डिफाइंड हॉलीडे होता है तो 1 दिन पहले हो जाता है, इसका जो ड्यू डेट हो जाएगा वो 1 दिन पहले हो जाएगा। और अगर कोई इमरजेंट हॉलीडे होता है यानी कि तुरंत, तो उस केस में जो नेक्स्ट वर्किंग डे है इमीडिएटली आफ्टर द हॉलीडे वो उसका ड्यू डेट हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर हमें पैसों की ज़रूरत है हम लोग बैंक के पास जाते हैं, बैंक कुछ पैसे एज अ डिस्काउंट आपके काट लेता है और आपको उस टाइम के लिए वो पैसे दे देता है। इसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म है, बैंक को वो पैसे लेने हैं, बैंक एक ड्यू डेट पे जाएगा और उस से पैसे ले लेगा। उसमें आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। डिस्काउंटिंग हमने करा ली। एंडोर्समेंट समझते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए एंडोर्समेंट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नाउ कोई भी व्यक्ति जिसके पास अगर जो बिल है यानी कि इंस्ट्रूमेंट है और वो उसको ट्रांसफ़र करना चाहता है, सिर्फ उस पर रेस्ट्रिक्टेड नहीं लिखा होना चाहिए, ये भी याद रखना। अगर बिल रेस्ट्रिक्टेड है तो कोई भी व्यक्ति उसे आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। तो बिल को एंडोर्स कराना मतलब ट्रांसफ़र कराना, पहली बात। दूसरी चीज़, बिल रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, अगर वो बिल को एंडोर्स कराना चाहता है नहीं ट्रांसफ़र करना चाहता है तो कैसे करेंगे, तो जो बिल होता है उसके पीछे जो जिसको पैसे मिलने होते हैं वो एक तरफ साइन करता है और बगल में दूसरे का नाम लिखता है और उस पर लिखता है कि भाई ये पैसे जो मुझे मिलने थे ये इस व्यक्ति को दे दिए जाएं, और उस व्यक्ति के भी वहाँ पे साइन हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। और इसको ट्रांसफ़र करने वाले को एंडोर्सर बोलेंगे और जिसको मिलेगा उसे एंडोर्सी बोलेंगे। यहाँ पे ये नहीं दिया बट मैं आपको फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बता देता हूँ ये चीज़। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अब हम लोग बात करते हैं। देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग समझते हैं कि जो बिल के पैसे जिसको मिलने हैं वो उसके पास बिल्स रिसीवेबल की एंट्री होगी और जिसको पैसे देने हैं वो अपने यहाँ बिल्स पेएबल की एंट्री करेगा। बिल्स रिसीवेबल क्योंकि मिलने हैं इसलिए वो हमारी एसेट होती है और जो बिल्स पेएबल है वो हमारी लायबिलिटी होती है क्योंकि उसको बिल पैसे देने रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ एंट्रीज देखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो ड्रॉअर है वो अपने पास बिल मेंटेन करता है यानी कि रखता है 3 महीने 4 महीने और उसको पैसे मिल जाते हैं, कैश मिल जाता है, तो वो बिल्कुल सिंपल वाली एंट्री। तो सबसे पहले सेल होगी, गुड्स को बेचा जाएगा तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स करेंगे। अच्छा, ये वाली एंट्री कहाँ पे होगी, ये होगी ड्रॉअर या क्रेडिटर के अकाउंट में। ड्रॉअर या क्रेडिटर आप समझ गए, बिल्स को ड्रॉ करने वाला उसके यहाँ पे, क्योंकि उसने माल बेचा है
तो उसको पैसे मिलने चाहिए। तो सेकंड केस में देखेंगे यहाँ पे सेकंड एंट्री में कि उसको बिल मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, एंड जब मेच्योरिटी आ जाएगी तो वो बिल के पैसे मिल जाएंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, देखिए यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल डेबिट हुआ था, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, तो बिल्स खत्म हो गए और यहाँ पे कैश आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम लोग बुक्स ऑफ डेटर यानी कि एक्सेप्टर की बात अगर करेंगे तो उसने माल परचेज किया होगा, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, क्योंकि उसको पैसे देने थे, पैसे नहीं दिए इसलिए वो बिल्स दे दिए उसने, तो उसको बिल्स पेबल लिखेगा। लेकिन 3 महीने बाद जब उसकी मेच्योरिटी डेट आएगी तो उसको वो पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए बिल्स पेबल को ख़त्म कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और यहाँ पे कैश को क्रेडिट कर देंगे, कैश कम कर देंगे उतने से। आगे चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब यहाँ पे हम लोग दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो कंडीशन है वो है सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब हम पैसे लेने नहीं जाएंगे, बैंक पैसे लेने जाएगा हमारी ओर से। यहाँ पे याद रखना हमने डिस्काउंटिंग नहीं कराया है, क्योंकि डिस्काउंटिंग इज अनदर थिंग। वहाँ पे बैंक पैसे देता था हम लोगों को, यहाँ पे बैंक हमारे बिहाफ पे पैसे लेने जाएगा। मेच्योरिटी से कुछ दिन पहले हम बैंक को वो दे देंगे और बैंक ये काम करेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले सेल होगी तो डेटर टू सेल, और फिर बिल मिलेगा तो बिल रिसीवेबल यानी बीआर टू डेटर। अब इसके बाद बैंक के लिए बैंक को देंगे हम लोग बिल कलेक्शन के लिए, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बीआर को हमने क्रेडिट कर दिया तो बीआर खत्म हो गया, और ये एक नई एंट्री आ गई बिल सेंट फॉर कलेक्शन, और बैंक से हमें पैसे मिल जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, तो यहाँ पे वो पैसे मिल जाएंगे। और हम लोग डेटर या एक्सेप्टर के यहाँ पे कोई एंट्री देखते हैं तो परचेज होगी तो परचेज डेबिट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर से बिल्स पेबल मिल गए तो क्रेडिटर डेबिट टू बिल्स पेबल, और जब यहाँ पे कलेक्शन के लिए भेजा तो यहाँ पे कोई एंट्री होएगी ही नहीं, इसे कोई पता ही नहीं है कि कहाँ से इसको, तो जो बिल लेके आएगा उसको इसने पैसे देने हैं, तो यहाँ पे बैंक इसके पास पैसे लेने आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्स पेबल टू बैंक, अपने यहाँ से इसने बैंक को कम कर दिया, यानी कि बिल्स मिल गया, बिल्स खत्म हो गए, बिल्स पेबल, और यहाँ पे पेमेंट बैंक को बैंक से दे दी गई। थर्ड कंडीशन अब हम लोग देखते हैं कि बिल डिस्काउंटेड। देखिए अब हम लोग डिस्काउंट कराने जा रहे हैं बैंक को, यानी कि कुछ पैसे उसको हम लोग एज अ डिस्काउंट दे देंगे। सबसे पहले हमारी सेल होगी तो डेटर टू सेल, इसके बाद हम लोग को बिल रिसीवेबल मिलेंगे तो बीआर डेबिट टू डेटर, और जो बीआर हमें मिले हैं उसको हमने डिस्काउंट करा लिया बैंक से, डिस्काउंटिंग करा ली, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, यानी कि हमें पैसे मिल गए, लेकिन पूरे पैसे नहीं मिले, एज अ डिस्काउंट हमने कुछ उसे चढ़ा दिए, तो हम लोग डिस्काउंट को भी डेबिट कर लेंगे और टू बिल्स रिसीवेबल हम लोग करेंगे। इसके बाद मेच्योरिटी पे इसमें कोई एंट्री नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी ये समझिए, भाई हमने बैंक को बिल दे दिया तो जो बिल रिसीवेबल है वो बैंक की संपत्ति हो गई, अब बैंक जाने, इसीलिए मेच्योरिटी पे हमें नहीं पता कि बैंक लेने गया नहीं गया, बैंक को पैसे मिलेंगे नहीं मिले, वो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं ये दूसरी वाली एंट्रियाँ। तो परचेज हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर टू पेबल, और यहाँ पे डिस्काउंटिंग के टाइम यहाँ पे नो एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि डिस्काउंटिंग का काम इसका है, इसका नहीं है, और इसको तो सिर्फ पैसे देने हैं, तो बीपी टू बैंक। एक जो लास्ट कंडीशन बन सकती है एंडोर्समेंट वाली, ठीक है ना, कि अगर किसी और व्यक्ति को एंडोर्स कर दिया तो क्या होगा, तो डेटर टू सेल हो जाएगा सबसे पहले, और बीआर टू डेटर हो जाएगा, बीआर रिसीव हो गया, इसके बाद क्रेडिटर टू बीआर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समझा देता हूँ एक बार, एंडोर्समेंट किसे करा होगा, हमारा जो क्रेडिटर होगा, ठीक है ना, हमने किसी और को पैसे देने होते होंगे तो वो उस व्यक्ति को, उस क्रेडिटर को हमने क्या दे दिया, बीआर दे दिया अपने, और वो क्रेडिटर खत्म हो गया। और यहाँ पे मेच्योरिटी पे किसकी जिम्मेदारी हो गई, उस क्रेडिटर की हो गई, अब हमें मेच्योरिटी पे कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे तो सेम एंट्री ही होगी एंड में कि बीपी टू बैंक, क्यों उसके पास तो जो भी लेके आएगा उसको उतने पैसे देने ही है। तो ये जर्नल एंट्रीज मैंने आपको जो बताई हैं ये इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो भी लाइक कीजिएगा, ठीक है ना, और शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा चैनल। तो इस चीज़ में अगर कोई दिक्कत हो आपको, अगली सेशन में मैं आपको इसके कुछ इलस्ट्रेशंस कराऊंगा, जिससे आपको वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमें एग्जाम में अगर कोई बीच में डायरेक्ट एंट्री आ जाती है तो कैसे करना है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। क्योंकि देखिए मैं
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें आपको डायरेक्ट इसलिए मैं सब कुछ बता रहा हूँ। मेरे पास अभी ये सारी चीज़ें जो अवेलेबल हैं, इसी के हिसाब से मैं आपको पूरा सिलेबस करा दूंगा, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।